चलिए बताइए। अनस, मुझे क्या बॉयज के नाम ही लेने पड़ेंगे? या फिर आज मैं सच में बात कर ही लूं सर से, हाँ, कि 8 बॉयज का आजकल कोई रिस्पॉन्स होता ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बॉयज, सबके सब बॉयज, मोहम्मद रजा, सैयद अब्बास, ध्रुव, हुसैन, अनस, बाकी तो ज्वाइन ही नहीं हुए हैं, आएंगे आराम से। हमेश। चलिए बताइए, आज मैं सर से क्या बात करूं आप सबके नाम के साथ? पहले तो आज हम यही बात कर लेते हैं, चलिए। बहुत हो गया कि पिछले कई दिनों से देख रही हूं मैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है आप लोगों का। मैं पूछती रहूं, प्रश्न पूछती रहूं, तो कोई एक आंसर भी देने को तैयार नहीं होता। एक ने अभी दिया, शायद सैयद अब्बास ने दिया, चाहे गलत दिया पर कुछ तो उन्होंने कोशिश की। आप सब तो ऐसे चुप बैठे रहते हैं जैसे मैं ही बोलने के लिए आई हूं, आप तो आराम से सुनने के लिए, लेटे लेटे सुनने के लिए है। मैं जवाब बोलूं? ज्वाइन ही मत होइए। मैं क्या कहती हूँ, सच में आप लोग ज्वाइन ही मत होइए। अगर आपको ऐसा ही करना है तो ज्वाइन ही मत होइए। सही आंसर तो नहीं देते, गलत भी नहीं देते, कुछ बोलते ही नहीं है आप लोग। ठीक है, चलिए, आज आपसे अब कुछ बात नहीं करनी मुझे। आप लोग आंसर दे या ना दे, मुझे आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछना। आप सीधे सर ही आपसे बात करेंगे, ठीक है? चलिए, एक एक के नाम के साथ आज तो सर से बात होगी। तो शंकर दयाल शर्मा जी जो हैं, वो हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। और उन्होंने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हमें बताया है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हमने देखा था कि उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ा जाता है, क्योंकि उनका सारा जीवन जो है वो कर्म से भरा हुआ है, कर्म यानी कार्य से भरा हुआ है। वे एक सामान्य परिवार से देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे, और उसके पीछे उनका कर्मयोगी होना ही मुख्य कारण था। लाल बहादुर शास्त्री जो है, वो अपने हाथों की लकीरों पर भरोसा करके बैठ जाए कि शायद कभी कुछ मिल जाएगा, अच्छा, ऐसे व्यक्ति नहीं थे। वे तो ये मानते थे कि जैसा कर्म मैं करूंगा वैसा ही मुझे फल मिलेगा, मेहनत करूंगा तो मुझे उसका परिणाम मिलेगा। वे क्रमशः धीरे धीरे अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते गए, और वो कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे, और हमेशा उस अपने कर्म के प्रति समर्पित रहते थे। और जब कभी उन्हें फल की प्राप्ति होती तो भी वे कभी कभी उसे उपेक्षित कर देते थे। उनका जीवन जो है, लाल बहादुर शास्त्री जी का, वो गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप है। और इसीलिए उन्हें केवल कर्मयोगी नहीं, पर निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। तो ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आगे कहा है कि वे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का अभाव, तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें जो हैं, मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। क्या कहा है लेखक ने, यानी शंकर दयाल शर्मा जी ने, कि लाल बहादुर शास्त्री जो है ना, उनके जीवन में ये 3 बातें थी कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, और कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। अब इसे हम हमारे जीवन में कैसे ला सकते हैं, उतार सकते हैं? तो यहाँ क्या है, पहला, कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था। अपना उद्देश्य यानी अपना लक्ष्य, तो भी आप लोगों का भी कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा जीवन का। अब आप 8 में आ गए हैं, तो आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना अपने आगे के जीवन के बारे में, कि
कुछ तो समझ में धीरे धीरे आने लगा होगा कि आगे चल के क्या करना है। तो वो आपका लक्ष्य है, वो आपका उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य के प्रति आपको विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, मतलब दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है आगे चल के। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं बनूंगा ही, हम्म, कि मैं कर ही पाऊंगा। तो ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ आस्था होनी चाहिए। फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव। अब आपने, आपका लक्ष्य तो आपको क्लियर हो गया, आपका विजन क्लियर है कि आपको आगे क्या करना है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कार्य तो करना पड़ेगा ना। तो आपके अंदर कार्य का भाव भी होना चाहिए, और उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, और उस कार्य के प्रति फिर आपको संपूर्ण समर्पित हो जाना पड़ेगा। फिर थोड़े थोड़े दिनों में करो, और फिर थोड़े दिनों में आप रहने दो कि चलो बाद में करूंगा, बहुत समय से पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी थोड़े दिन नहीं करनी है, या पूरे दिन में आप सिर्फ 2-3 घंटा पढ़ो। तो ये नहीं चलता। अभी ही आपको, अभी जब आप 8 में हो ना, तब आपकी कम से कम 3 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। जब आप 9th 10th में आओ, तो रोज की आपकी 4 से 5 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। 10th में तो 6-7 घंटे। तो इतना आप रोज पूरा दिन पढ़ो, तब जाके आप ऐसे लक्ष्य जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा उद्देश्य बनाना सीखिए, कोई लक्ष्य बनाना सीखिए। बिना लक्ष्य के इंसान जो है ना, वो जब कार्य करता है ना, तो वो कार्य उतना अ, भाव से नहीं करता, समर्पित होके नहीं करता। पर जब उसके पास कोई लक्ष्य होता है ना, तब वह कार्य, वह है ना, वो बड़े ही समर्पण भाव से करता है। तो शास्त्री जी के जीवन में भी हमें ये 3 बातें देखने को मिलती थी। तो वही हमें हमारे जीवन में भी उतारनी चाहिए। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। एक जगह उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे, या अपना भाषण जो दिया था, उनमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति या सामाजिक, वो तो नेता थे ना, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो ये जरूरी नहीं, आप किसी भी सामाजिक क्षेत्र, यानी हम हमारे समाज में जो ये कार्य है ना, डॉक्टर या इंजीनियर या शिक्षक या कलाकार, कोई भी क्षेत्र हो, बिजनेसमैन, कोई भी क्षेत्र हो, तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करते हो, पर आपको अगर उसमें सफल होना है, देखिए, दुनिया की बात छोड़िए, भारत की ही बात कीजिए, कितने सारे डॉक्टर हैं, हम्म, कितने सारे बिजनेसमैन हैं, पर हर किसी का इतना बड़ा नाम नहीं होता। हम्म, इतने सारे बिजनेसमैन हैं, पर आप देखेंगे कि बिजनेसमैन, भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन की आप बात करें, तो आपको कुछ नाम मुंह जुबानी याद आ जाएंगे, जैसे अंबानी, अदानी, हाँ, इन सब के नाम तुरंत आ जाएंगे। तो बिजनेसमैन तो कई हैं, पर उन्होंने उसमें सफलता प्राप्त की है। हम्म, तो अगर उसमें आपको सफल होना है आपके क्षेत्र में, तो आपको क्या करना होगा, अपने दायित्व, दायित्व यानी दायित्व, समर्पण और कर्म। तो क्या होगा, दायित्व यानी, सॉरी भूल गई, आपको तो पूछना नहीं है, आप कुछ नहीं बोलेंगे इसलिए, ओके मैं ही बताती हूँ। दायित्व यानी अपने जो फर्ज हैं वो, उन्हें निर्वाह करने के लिए, यानी उन्हें पूरा करना चाहते हैं,
अपनी फर्ज को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने कार्य और समर्पण, यानी अपना काम और उसके प्रति समर्पण, समर्पण मैंने कहा कि संपूर्ण रूप से उसके प्रति अपने फर्ज निभाना। भक्ति और कर्म, यानी आपको अपने काम को ईश्वर समझना होगा। हम्म, तो उसमें भक्ति रखनी होगी। जैसे हम ऊपर वाले की भक्ति जो है वो बड़े मन से करते हैं, वैसे ही हमारा जो काम है उसमें भी आपको भक्ति रखनी होगी। और कर्म यानी कार्य में समन्वय, समन्वय यानी समानता, समन्वय यानी समानता। तो क्या कहा कि अगर आपको, आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें सफल होना है तो अपने फर्जों को आपको पूरा करना होगा। और अगर उसे पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने कार्य के प्रति समर्पित होना होगा, उसमें भक्ति रखनी होगी। जैसे ईश्वर के प्रति भक्ति रखते हो वैसी भक्ति, और आपका जो कार्य है उसमें समानता रखनी होगी। इस प्रकार उन्होंने समझाया है इस पैराग्राफ में। अगर आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं तो सिर्फ हाँ के ना तो बता ही सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। हाँ। हाँ। सिर्फ 2 बॉयज के आंसर। वेरी गुड। आगे कहते हैं शास्त्री जी, देखिए यहाँ सवाल कौन कौन से पूछे जाते हैं। यहाँ एक तो ये सवाल हो सकता है कि शास्त्री जी के जीवन की 3 बातें कौन सी थी, या शास्त्री जी के जीवन में, संपूर्ण चरित्र में या उनके जीवन दर्शन में कौन सी 3 बातें दिखाई देती हैं। ये हम दो दो वाक्य के प्रश्न में पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अभी ये सवाल लिख सकते हैं, हाँ मिस। आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं इस बार दो दो वाक्य के प्रश्न आपको पूछूंगी FA3 की एग्जाम में, तो मैं ऐसा प्रश्न भी पूछ सकती हूँ। ठीक है, आपको आंसर अपने आप ही अब बनाना है, अब सब कुछ मैं नहीं हाँ मिस, करवाऊंगी। समझ में आया। मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, जिन्होंने कुछ बोला उनकी। क्या कुछ पूछ रहे हैं आप? तो उनके संपूर्ण जीवन दर्शन में या उनके चरित्र में कौन सी 3 बातें दिखाई देती है, तो ये 3 बातें आपको लिखनी होगी। फिर उसमें से ये सवाल पूछा जाता है LQ में कि अपने कौन से विचार जो हैं वो उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किए थे। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शास्त्री जी ने कार्य और समर्पण, भक्ति और कर्म के बीच क्या रखने को कहा है। तो समन्वय, ये एक एक वाक्य में पूछा जा सकता है। समन्वय रखने को कहा है, या ऐसे भी पूछते हैं कि शास्त्री जी किन बातों के बीच समन्वय को जरूरी मानते हैं। तो कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म के बीच समन्वय होना मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। क्या कहते हैं कि शास्त्री जी की सफलता का रहस्य अगर हमें जानना हो तो इसी में है कि उस उनके इसी चिंतन में है। चिंतन यानी विचार, उनके इसी विचार में है जो इन्होंने यहाँ बताया ना कि कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना। तो इसी विचार में उनकी सफलता का रहस्य है। साथ ही यह भी कि किसी भी व्यक्ति, समाज या देश के लिए अगर विकास करना है तो उन्हें भक्ति और कर्म के सिद्धांत में चलना होगा।
जब आप अपने कार्य में भक्ति रखोगे ना, तो वो कार्य आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। जैसे हम ऊपर वाले की प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जिस प्रकार भी हम अपने ऊपर वाले को जब भी याद करते हैं ना, तब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं, हम और बातें नहीं सोचते। हम्म हम मंदिर में प्रार्थना करने जाए या नमाज पढ़ने जाए मस्जिद में, किसी भी तरह हम ईश्वर की भक्ति जब कर रहे होते हैं ना, तब हम और कोई बात नहीं सोचते, तब हम सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। तो अगर आप अपने कार्य में भी यही करेंगे ना, कि अपना कार्य जो कर रहे हैं उस समय आप जैसे ईश्वर की भक्ति कर रहे हो ऐसे भक्ति करेंगे ना अपने कार्य की, तो आप उसमें जरूर सफल हो सकते हैं। और यह बात सिर्फ हमारे लिए नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति, समाज या देश विकास करना चाहता है, तो उन्हें इसी सिद्धांत पर चलना चाहिए, तो वो जरूर सफल हो सकता है। उसके बाद शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन जो है वो श्रम, सेवा और सादगी का अनुपम उदाहरण है। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि यहाँ कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कि ये वाला, किसी भी देश या समाज का विकास किस पर, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किसी भी देश या समाज का विकास भक्ति और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। फिर यहाँ ऐसा सवाल पूछा जाता है कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन किसका अनुपम उदाहरण है। तो शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा और सादगी का अनुपम उदाहरण है, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण, चार बातें, इनका अनुपम उदाहरण है। ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। आप लोग चाहे तो ये सवाल लिखते जाइएगा, क्योंकि ये सवाल अब मैं आपको नहीं करवाऊंगी। इस सत्र से जो भी सवाल मैं लेसन के साथ साथ करवाऊंगी वो आपको बाद में अलग से नहीं दूंगी, पर परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप चाहे तो सवाल मैम लिख 2 सकते हैं। मिनट। हमेशा स्टूडेंट को ऐसा ही होना चाहिए कि जब भी टीचर कोई पॉइंट्स बताए या कोई सवाल बताए तो उन्हें बताना ना पड़े कि आपको लिखना चाहिए। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें ये पॉइंट या ये सवाल लिख ही लेना चाहिए, टीचर को बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे, हुसैन दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन अच्छे से? हाँ मिस दिखाई। हाँ मिस दिखाई दे रही। मैंने सिर्फ हुसैन को पूछा, आप लोग तो कुछ बोलना चाहते ही नहीं, इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा बात ही नहीं करना चाहती बेटा। अब सीधा सर ही आपसे बात करेंगे, अब जीवानी सर ही लेक्चर अटेंड करेंगे और वही आप सबसे बात करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि हाँ आप मिस लोग, दिखाई मैम मैं तो कब से जवाब दे रहा हूँ। मुझे कुछ किसी का नहीं सुनना। 8 बॉयज मतलब सारे 8 बॉयज आएंगे उसमें, ठीक है? जो आंसर देते हैं आज क्यों दे रहे हो आप अनस, मैं जानती हूँ आंसर। जब मैंने आपको कहा कि अब मैं सर से बात करूंगी तब जाके आपका आंसर आया, कब इसलिए से आप, दे रहा हूँ हाँ ना का आंसर। मैंने क्या कहा आपसे, आप चर्चा अभी मत कीजिए। अब आप सबसे सर ही बात करेंगे, सारे 8 बॉयज मतलब सारे 8 बॉयज। कई दिनों से बेटा ये सब चल रहा है, कई दिनों से मैं देख रही हूँ।
शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन जो है वो श्रम, सेवा और सादगी का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों, म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। उनके ये जो गुण हैं, श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण, उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। अब देखिए, ये जो उनके गुण थे ना, वो सिर्फ विचारों में या बातों में अभिव्यक्त नहीं होते थे। अभिव्यक्त होना यानी दिखाई देना, हाँ, प्रस्तुत होना, तो उसे अभिव्यक्त होना कहते हैं। तो उनके ये जो विचार थे वो उनके कार्यों और विचारों में ही नहीं अभिव्यक्त होते थे, बल्कि उनको देखने से भी हमें पता चल जाता था कि वे कितने कर्मनिष्ठ थे। देखिए, ये है लाल बहादुर शास्त्री। उनके भावों को देखकर ही, चेहरे के भावों को देखकर ही एहसास होता था कि वे कितने कॉन्फिडेंट इंसान थे। तो सिर्फ कार्यों और विचारों में ही नहीं, बल्कि उनको देखने से भी हमें एहसास हो जाता था कि ये इंसान जरूर कुछ कर सके ऐसे हैं। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। यानी उनके खुद के जो विचार थे उनमें भी विचारों की समानता थी। समन्वय यानी समानता, अभी मैंने आगे भी बताया। मतलब कि वे जो कुछ कहते थे ना, वो उनके मन में क्लियर होता था। फिर कंफ्यूजन नहीं कि हाँ ये ऐसा है, या मैं ऐसा सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं, चलो मैं 3-4 लोगों से अभी भी पूछूं। नहीं, एक बार जो उन्होंने निर्णय कर लिया तो उन्हें उस निर्णय पर पूरा भरोसा होता था कि हाँ, मैंने ये निर्णय किया है तो वो सोच के किया है और वह बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी से बात नहीं करते थे, सीधा निर्णय ले लेते थे। वो सलाह सूचन करते थे, पर उसके बाद निर्णय तो उनका खुद का होता था। दूसरों से सलाह सूचन, अपने कार्य क्षेत्र में जितने भी उनके साथी थे उनसे बातचीत करना, ये तो करते ही थे, पर फिर वे खुद अपने निर्णय पर अटल होते थे, यानी कॉन्फिडेंट होते थे। फिर ये नहीं कि निर्णय ले लिया और फिर कुछ हो जाए तो ऐसा सोचे कि मैंने तो दूसरों के कहने पर लिया था। ये नहीं, जो भी निर्णय लेते वो खुद उसकी जिम्मेदारी भी लेते थे। तो यानी उनके जो विचार थे, उनका व्यक्तित्व जो था, उसमें उनके विचारों में समानता होती थी। कभी वे जो भी निर्णय करते वो पूरा पक्का ही करते। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, और जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मैंने कहा ना पहले ही कि वे जो कुछ करते, वे सोचते थे वही करते थे। तो यहाँ आगे वही बात आई कि वे जो कुछ करते वही करते, यानी कहना कुछ और करना कुछ, ऐसा में दिखाई नहीं देता। पर जो कहते वही वह करते थे, और जो भी कुछ करते थे वह राष्ट्र लाभ की भावना के से ही करते, अपने लिए नहीं, पर देश के लिए ही करते, कि मेरे देश के लिए क्या अच्छा है वही वह करना पसंद करते थे। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? हाँ। हाँ। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री इतने सामान्य से आपको आपको देखने से ही पता चल जाए। अगर आप अभी तो आपने उनको पहचाना है इसलिए आप जान पाते हो कि लाल बहादुर शास्त्री है, पर अगर आपने देखा ही ना हो ना, तो इन सब में आपको एक सामान्य से दिखाई देने वाले इंसान लगेंगे। पर सामान्य होते हुए भी उनके जो ये विचार थे ना, उनके कारण यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इसी के कारण देशवासियों उन पर इतना अधिक विश्वास भी करते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना
और उसे इतना आगे ले जाने का काम जो है वो कम कठिन नहीं था। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बाद की जो ये राजनीतिक सफर था उसे संभालना इतना आसान नहीं होता। और नेहरू जी और जो लाल बहादुर शास्त्री थे ना, वे दोनों अलग अलग प्रकार के इंसान थे। दोनों अलग अलग कैसे पता है? वैसे नेहरू जी को ना थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता था, और उनका काम कैसा था कि दृढ़ निश्चय वाला जरूर था। और उसी प्रकार शास्त्री जी जो है ना, वो भी निश्चय वाले व्यक्ति थे, पर वो सोच एकदम शांत स्वभाव के, एकदम आराम से और फिर दृढ़ निश्चय करने वाले व्यक्ति थे। यानी दोनों अलग अलग प्रकार के इंसान थे। और देश जब आजाद हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारे पहले वड़ा प्रधान थे, है ना। तो उन्होंने जिस प्रकार, अब देखिए, देश आजाद हुआ तब उस समय तो कितना सब कुछ संभालना था ना। तो अब तो सब संभाल सकते हैं, पर शुरुआती जब अब हम आप ही सोचिए कि अब हम नया घर लेते हैं, इसे इस प्रकार समझते हैं कि अब हम नया घर लेते हैं, नए सिटी में जाते हैं, अलग शहर में जाते हैं, वहां नया घर बनाते हैं, तो हमें कितना कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हमारे ही शहर में हो हमारा नया घर, तो भी हमें कितनी 2-5 दिन या 10 दिन लग जाते हैं उसे सेटअप करने में। हाँ, तो ये तो देश आजाद हुआ था और पूरे देश को संभालना था। पूरे देश में नए नए लोगों के लिए क्या करना है, नई क्या योजनाएं करनी है, किससे लोगों को लाभ होगा, किससे देश को लाभ होगा, ये सब करना इतना आसान नहीं था। तो वो कार्य जो है वो नेहरू जी ने बड़े अच्छे से संभाला था। अब उनके बाद इस कार्य को उसी प्रकार अच्छे से संभाले रखना कोई आसान बात नहीं थी। और कहते हैं ना कि एक अगर किसी इंसान की छवि आपके दिमाग में छप जाए ना उसके कार्यों की, तो फिर आप दूसरे में भी वही चाहते हैं कि भाई हाँ, हमें इसी प्रकार का चाहिए। हम्म तो ये बात उन्हें शास्त्री जी में नजर आई, और शास्त्री जी ने भी उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत थी, राजनीतिक विरासत, उसे संभालने के लिए जो जिस प्रकार कार्य किया अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति से, तो उन्होंने देश की आकांक्षा यानी इच्छा, देश की जो इच्छाएं थी उसको पूरा भी किया। लेकिन देश की इच्छाएं मतलब लोगों के जो विश्वास था, लोगों की जो इच्छाएं थी, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की थी। इतना समझ में आया? हाँ। यहाँ ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री कौन सी भावना से प्रेरित होकर कार्य करते थे, या लाल बहादुर शास्त्री जो कुछ करते थे वो किस भावना से करते थे? तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्र लाभ की भावना से ही सारे कार्य करते थे। ओके, फिर ये पूछा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को किसने संभाला था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को लाल बहादुर शास्त्री ने संभाला था। लाल बहादुर शास्त्री ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने किस आकांक्षा को पूरा किया? चलिए, इसका आंसर आप ढूंढ के आएंगे। इसका आंसर इसी पैराग्राफ में है। हाँ मिस। आप चाहे तो इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको मिल जाए। ले लिया। चलिए अब आगे।
शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। देखिए, अगर सफल होना है तो आप जैसे हैं वैसे रहिए, उसमें बदलाव मत कीजिए। जैसे शास्त्री जी, अभी हम शास्त्री जी की बात कर रहे हैं तो उनके बारे में ही, कि उनका जन्म जो है वो एक सामान्य परिवार में ही हुआ था, हमारे जैसे सामान्य परिवार में। उनकी परवरिश भी उसी में हुई और जब वे प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे तब भी वे सामान्य इंसानों की तरह ही रहे। मतलब उनके स्वभाव में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया। आप देखिए ना, जितने भी सफल इंसान हैं दुनिया में, उनके बारे में अगर आप जानकारियां प्राप्त करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वे लोग कोई पहले से बड़े इंसान नहीं थे, ऐसे ही नाम नहीं बना उनका। हाँ, पर जब उन्होंने मेहनत की तब जाके उन्हें ये सब कुछ मिला है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। याद रखिए, 1 रुपये से 1 अब्ज तक की संपत्ति बनाना या 1 करोड़ तक की संपत्ति बनाना इतना आसान नहीं है। हम्म एक सामान्य इंसान होते हुए देश में लोग आपको जानने लगे, आपके नाम को बरसों तक याद किया जाए, आपका नाम जो है वो छात्रों की पुस्तकों में आने लगे, आपके जीवन को छात्रों को उदाहरण के रूप में दिया जाए, वहां तक पहुंचना कोई आसान नहीं है। उसके लिए काफी मेहनत लगती है और उस मेहनत के साथ साथ आपको लोगों के साथ सामान्य बर्ताव करते रहना भी जरूरी है। अगर आज आप सामान्य हैं और आप लोगों के साथ अच्छे से बात करते हैं, और रहते हैं, पर जब आप कुछ बन जाते हैं जीवन में, किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, तब आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा तो आपको कौन याद करेगा? हम्म? सभी आपको ऐसे ही कहेंगे ना, हाँ वो पहले तो अच्छा था पर अब तो कभी आपकी बात निकलेगी ना तो यही कहेंगे कि हाँ पहले तो जब वो इतना बड़ा आदमी नहीं बना था ना तब तो हमारे साथ बहुत अच्छा था, आज तो रास्ते से निकलता है तो जैसे हमें पहचानता भी नहीं। हम्म? तो ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए। आप जैसे सामान्य हैं वैसे ही रहकर आगे बढ़ सकते हैं। तो शास्त्री जी की भी यही सबसे बड़ी विशेषता थी। आपको यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि शास्त्री जी के सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता यहाँ इस पैराग्राफ में है कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे सामान्य ही बने रहे। ओके, उसके बाद विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब, और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और औरों को इसके लिए प्रेरित भी करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। क्या कहा है यहाँ कि उनका हमेशा पहले से ही यह स्वभाव रहा है कि उनके जीवन में यह एक विशिष्टता रही है कि विनम्रता यानी नम्र बने रहना दूसरों के साथ, सादगी पूर्ण जीवन। आप देख रहे हैं ना, उनका पहनावा देखकर ही आपको पता चलता है कि एकदम सादगी पूर्ण जीवन, और सरलता यानी सीधे स्वभाव के, जो कहना हो सीधे शब्दों में कहना। तो सरलता ही उनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण पैदा करती है और इसी दृष्टि से वे
बापू के, यानी बापू यानी किसकी बात कही है? बापू यानी किसके बारे में बात कही है बॉयज? शास्त्री जी के। शास्त्री जी के बाद नहीं, बापू यानी शास्त्री जी नहीं। गांधी जी। गांधी जी। हाँ, हम गांधी जी को बापू भी कहते हैं ना, तो हाँ। गांधी जी हाँ। के करीब उनका व्यक्तित्व माना जाता है। आप ही सोचिए, आप गांधी जी को देखेंगे ना तो उनके जीवन में भी यही दिखाई देगा, सादगी पूर्ण जीवन जीते थे वे गांधी जी, है ना। सरल स्वभाव था उनका। और विनम्रता हमें गांधी जी में भी दिखाई देती थी। तो यही बातें हमें शास्त्री जी में भी दिखाई देती है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि शास्त्री जी का जीवन व्यक्तित्व है वो किनके करीब माना जाता है? तो बापू, गांधी जी। याद रखिएगा, ऐसा सवाल होता ही है कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व किनके अधिक करीब माना जाता है? तो गांधी जी। उन्होंने 1921 में, यानी शास्त्री जी ने 1921 में गांधी जी से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। यानी उस समय गांधी जी जो है वो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे ना, आंदोलन कर रहे थे वगैरह हो रहा था ना, तो इसीलिए शास्त्री जी जैसे तो कई इंसान थे जिन जो उनसे प्रभावित होकर अपना काम काज छोड़कर या अपनी पढ़ाई छोड़कर उनके साथ लग गए थे। तो शास्त्री जी ने भी 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। और शास्त्री जी पर दो भारतीय चिंतकों का प्रभाव रहा है, एक तो भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास, और दूसरे बापू। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि शास्त्री जी पर किन भारतीय चिंतकों का प्रभाव रहा है? तो डॉक्टर भगवान दास और गांधी जी। क्लियर? इतना समझ में आया? हाँ मिस। चलिए, हाँ। इसके आगे का जो है हाँ मिस। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, 5 मिनट, और आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टीचर भी इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए चलिए अब आगे की जो बात है वो दूसरे लेक्चर में करेंगे। और जितने सवाल दिए हैं उतना आप हो सके उतने सवाल तो आप कीजिएगा, क्योंकि वो सवाल तो मैं आपको लिखवाऊंगी नहीं।